Jai Hind everyone. Welcome again to Soldier Unplugged. I am your history mentor and today again we will start with our history classes. लास्ट क्लास में हमने आईवीसी को कंप्लीट किया था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को. 2 पार्ट्स में वो लेक्चर था और मैंने आपको आईवीसी का कंप्लीट ओवरव्यू प्लस डिटेल नॉलेज भी दी थी उसमें. आज का लेक्चर जो हमारा है वो वैदिक एज पे बेस्ड है. हम वैदिक एरा के बारे में जानेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. बिफोर आई स्टार्ट विद द वैदिक एज, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. हमने जाना था ओवरव्यू ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने कंप्लीट ओवरव्यू लिया था. हमने पहले सर्फिशियल तरीके से उसको पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे डिसाइड हुआ था, आगे कैसे फ्लरिश हुई और फिर कैसे उसका अंत हुआ. फिर उसके बाद हमने की पॉइंट्स देखने शुरू किए थे. उसमें सबसे पहला की पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. हमने वहाँ के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम एटसेट्रा. देन वी मूव टू इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. हमने उनकी फीचर्स को फिर डिटेल में भी पढ़ा था, जिसमें से एक था इकोनॉमी. इकोनॉमी में हमने देखा था कि ट्रेड में कैसे इन्वॉल्व था इंडस वैली सिविलाइजेशन, अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड रिलेशन कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के, कौन कौन सी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशंस थे और कौन सी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी. फिर हमने देखा था रिलीजन ऑफ आईवीसी, जो प्राइमरली कैसा था, नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप पे रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस था. और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने मदर गॉडेस की फिगरीन देखी थी, वहाँ पे एक्सकवेशन में निकली थी. हमने पशुपति सील देखा था वहाँ पे, जो एक टाइम पे लॉर्ड शिवा को, एक टाइप में लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है. देन वी मूव्ड टू सोसाइटी. इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाज के ढांचे को हमने पढ़ा था. आईवीसी के समाज के ढांचे को हमने पढ़ा था, जो प्राइमरली मैट्रियार्कल था. एंड लास्ट में हमने देखा था की साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हमने पढ़ा था, कि जैसे कि लोथल, चन्हुदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये जो साइट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, किन नदियों के किनारे लोकेटेड थी, कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स यहाँ से हमें मिले थे. तो ये हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लेक्चर में. कुछ इसी फ्रेम पे हम अपना आज का लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे, जो कि वैदिक एज पे बेस्ड है. आपके कन्वीनियंस के लिए और आपको ईजिली ये चीज़ें रिटेन हो सके, मैंने इस लेक्चर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरव्यू लिया था, वैसे ही सबसे पहले हम वैदिक एज के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे हम वैदिक एज से. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. हम उन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें वैदिक काल का पता चलता है. देन वी विल मूव टू लिटरेरी सोर्सेज. वो टेक्स्ट, वो स्क्रिप्चर्स के बारे में हम जानेंगे जिनमें वैदिक काल का मेंशन है या जो वैदिक एरा के दौरान लिखे गए हैं. देन वी विल मूव टू एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस. आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से माइग्रेट हुए थे, किस तरह से उनका एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में वैदिक काल में, हम ये जानेंगे. देन वी विल मूव टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. इतिहास का भी अपना एक इतिहास है. हिस्ट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री एंड ऑन द सेम टर्म्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक एज. वैदिक काल का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत किस तरह से हुई, क्यों हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल का उदय हुआ कैसे और हुआ क्यों, ये हम जानेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट वुड बी वैदिक लिटरेचर. वैदिक काल में लिखे गए साहित्य, किन चीजों से वो डील करते हैं, किन चीजों पे वो फोकस करते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. इंट्रोडक्शन टू वैदिक एज हमारा पहला पॉइंट. वैदिक एज का जो काल है, जो टाइम पीरियड है, 1500 बीसी से हम 500 बीसी तक मान के चलते हैं. ये फ्लरिशिंग एज पीरियड है वैदिक एज का, 1500 बीसी टू 500 बीसी. इट लेड द फाउंडेशन फॉर हिंदू फिलोसफी. यहाँ आप एक बोर्ड में जो टर्म देख रहे हैं, हिंदू फिलोसफी. हिंदू फिलोसफी का ओरिजिन जो होता है, जो फाउंडेशन जो है, हम उसे वैदिक काल में ही मानते हैं कि वैदिक काल ने हिंदू फिलोसफी का ओरिजिन दिया है, फाउंडेशन दिया है. कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल और
हिस्टोरिकल फिलोसफीज जो भी हैं वो सब वैदिक काल से ही उदय हुआ है उनका। हमें वैदिक काल को ऐसे याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम बहुत ही अर्बनाइज्ड थे, हम बहुत ही ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब के एस्पेक्ट्स में बहुत फ्लरिश कर रहे थे। वैदिक काल में हम मूव करते हैं स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स की तरफ। ये अगर आप मोटा मोटा ध्यान रखेंगे तो आपको ये डिफ्रेंसिएशन करने में बहुत आसानी होगी और आप इसे लंबे समय तक ध्यान भी रख पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि पूर्व वैदिक काल, और उसका टाइमलाइन है 1500 से 1000 बीसी तक। दूसरा पार्ट है हमारा लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल, और उसका टाइमलाइन है 1000 to 500 और 600 बीसी। 600 बीसी के बाद हम बुद्धा एरा में चले जाते हैं, जिन्हें हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दोनों ही पीरियड को अलग अलग क्लासिफाई करने का मतलब सिर्फ इतना सा है ताकि आपको चेंजेस समझ आए। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इस पीरियड के, अर्ली वैदिक पीरियड के, एंड देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स रिलेटेड टू लेटर वैदिक पीरियड। हम इन फीचर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस आए थे सेम एस्पेक्ट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड इन दोनों में कैसी थी, क्या डिफरेंस थे, हम इनको साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको कनेक्ट करना आसान हो। जैसे ही आप इकोनॉमी ऑफ वैदिक एज का टर्म सुनेंगे, आपके दिमाग में वो चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि ओके, दीज डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिलोंग टू अर्ली वैदिक इकोनॉमी एंड सर्टेन फीचर्स बिलोंग टू लेटर वैदिक इकोनॉमी। मूविंग ऑन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। नाउ हियर आर सम पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये वो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें वैदिक काल के बारे में पता चलता है। 3 रूम्ड क्वार्टर फ्रॉम भगवानपुरा हरियाणा, 13 रूम सॉरी, भगवानपुरा हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, जहां से 13 कमरों का एक क्वार्टर मिला है। क्वार्टर यानी कि कंपाउंड, 13 कमरों का एक क्वार्टर मिला है हरियाणा में भगवानपुरा से, जो वैदिक काल को बिलोंग करता है। देन एनिमल बोन्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स, पीजीडब्ल्यू जो आप देख सकते हैं, पीजीडब्ल्यू इज पेंटेड ग्रे वेयर। ग्रेइश कलर में जो भी मृद भांड मिले हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन्हें वेयर कहते हैं। एंड पेंटेड ग्रे वेयर, दोस वेयर्स, वो मृद भांड जो थे वो ग्रे कलर से पेंटेड थे। ये है वैदिक काल का एक प्रोमिनेंट फीचर। मिला कहां से? भगवानपुरा, अगेन हरियाणा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोगस गोई या मित्तानी इंस्क्रिप्शन। बोगस गोई या मित्तानी इंस्क्रिप्शन, एक ही इंस्क्रिप्शन के दो नाम हैं। यहाँ पे 4 गॉड्स के, 4 देवताओं के नाम मेंशन है। कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य। नासत्य को अश्विन भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वैदिक एज के आर्कियोलॉजिकल सोर्स का। इससे हमें पता चलता है कि वैदिक काल में इन देवताओं का पूजन किया जाता था। ये प्रोमिनेंट गॉड्स थे। रिलीजन ऑफ वैदिक एज is signified by this inscription. Now Kassite inscription, बोगस गोई की तरह ही Kassite inscription है, जिसमें मेंशन है a branch of Aryans from Iran turned towards India. Kassite inscription के अकॉर्डिंग आर्यंस का एक ब्रांच, आर्यंस का एक ग्रुप ईरान से टर्न हुआ था इंडिया की तरफ। वो ईरान से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी इंडिया की तरफ, और ये कहाँ मिलता है? Kassite inscription में। Now these 3 points, these 3 sources belong to early Vedic period. ये पूर्व वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोत हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। Now these 2 points belong to later Vedic period. Let us see what are they. Ochre colored pottery and copper hold culture. कहाँ से मिला है? वेस्टर्न यूपी से। Ochre colored, आप गेरुआ रंग समझते हैं, ओकरे उसको कहते हैं। तो जो मृद भांड गेरुआ रंग में रंगे हुए थे, साथ ही कॉपर होल्ड कल्चर, तांबे का, बेसिकली कॉपर का होल्ड मिला है, कॉपर का बहुत बड़ा ढेर मिला है हमें वेस्टर्न यूपी से। ये दोनों वैदिक काल को बिलोंग करते हैं। ना वैदिक काल में अब आपको 2 चीजें याद रखनी है कि अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक काल में आपको पेंटेड ग्रे वेयर मिलेंगे, वेयर एज लेटर वैदिक पीरियड में आपको ऑक्रे कलर्ड पॉटरी मिलेगी। पॉटरी और वेयर सेम थिंग, राइट? मोर और लेस इट्स सेम थिंग। ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर ईस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न बिहार में। नाउ लेटर वैदिक पीरियड में हमें 2 फीचर्स देखने को मिले। मृद भांड हमें 2 रंग के देखने को मिल रहे हैं, ऑक्रे यानी गेरुआ रंग के, और ब्लैक एंड रेड, ब्लैक और रेड से पेंटेड हमें मृद भांड मिल रहे हैं
ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार से, वेयर एज ऑक्रे कलर वॉज फ्रॉम वेस्टर्न यूपी. Now, literary sources. Now we'll come to literary sources. ऋग्वेदा एंड ज़ेंड-अवेस्ता. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं ऋग्वेदिक एरा के. अच्छा, मैं शायद आपको ये बताना भूल गई हूँ कि अर्ली वैदिक एरा को ऋग्वेदिक एरा भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो पहला टेक्स्ट था जो लिखा गया था या जिसका मेंशन है हमारे वैदिक काल में, इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं. ऋग्वेद के बारे में एक शॉर्ट जिस्ट देख लेते हैं. ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है. चैप्टर्स को मंडल कहते हैं. वेदास का जब हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो चैप्टर्स को मंडल्स कहते हैं. 10 मंडल्स में बांटा गया है. मंडल 1 एंड मंडल 10th आर द लेटेस्ट वन. जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है, whereas second to 8th आर द अर्लीस्ट. मंडल 2nd to मंडल 8th यानी चैप्टर 2nd to चैप्टर 8th are the 7th, chapter 2nd to chapter 7th is the earliest. वो सबसे पहले लिखे गए थे. Then it is ज़ेंड-अवेस्ता. ये पारसीज की बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है. पारसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट है, ये स्क्रिप्चर है जिसमें वैदिक काल का मेंशन होता है. Now we will move to historical context of Vedic age. वैदिक काल का अपना क्या इतिहास है, हम वो देखेंगे. It emerged after Indus Valley civilization. अभी तक जैसा कि हमने जान लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक काल का उदय हुआ था. By the arrival of Aryans. वैदिक काल का उदय हम देखते कैसे हैं, हम पहचानते कैसे हैं कि ये वैदिक काल का उदय है? आर्यंस के आगमन से हम ये जान पाते हैं कि अच्छा अब यहाँ से वैदिक काल का एडवेंट जो है वो स्टार्ट है, वो इमर्जेंस स्टार्ट है. Migration and settlement led to formation of new socio-political structures. जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं उसका एक स्पेसिफिक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटी है, डिफरेंट सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. वैसे ही जब आर्यंस आए तो वो अपने साथ कुछ अलग, कुछ नए तरीके का सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेके आए थे. तो जब हम उस सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एविडेंस देख पाते हैं भारत के इतिहास में, तब हम जानते हैं कि वो वैदिक काल का उदय था. The term Aryans signifies linguistic group. अभी तक मैंने लेक्चर में कई बार आर्यन शब्द का इस्तेमाल कर लिया है. अभी आर्यंस थे कौन? Who were they? क्या आर्यन कोई रिलीजिस्टिक ग्रुप था, कम्युनल ग्रुप था या क्या था? आर्यंस लिंग्विस्टिक ग्रुप थे. लिंग्विस्टिक ग्रुप ऐसे लोगों का समूह जिनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है. They have their distinctive language. Hence they were called Aryans. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, it is timeline from decline of Harappan civilization till later Vedic age, flourishing of later Vedic age. Now we will study something about Aryans. इतनी बार हमने Aryans के बारे में सुन लिया, देख भी लिया कि Aryans क्या है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है. तो अब हम देखेंगे Aryans के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल ये करते थे. अभी मैंने आपको बताया Aryans were a linguistic group. और लिंग्विस्टिक ग्रुप की पहचान क्या है? उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज, उनकी स्पेसिफिक भाषा. इनकी भाषा थी इंडो यूरोपियन भाषा, मिक्स ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, राइट? एंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ था. They brought to India a religion that was based on several god and goddesses. Now, let's connect to our previous lectures. हम IVC से कनेक्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो अपने साथ जो कल्चर लेके आए थे उसमें मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा का कल्चर था. जबकि जब हम IVC की बात करते हैं वहाँ पे नेचुरल फोर्सेस की पूजा का ज़्यादा प्रचलन था, क्योंकि हमने मदर गॉडेस देखी थी, हमने पशुपति की सील देखी थी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बने हुए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल के मोटिव्स बने हुए थे. द अनदर फोकल पॉइंट इन वैदिक एज वॉज वर्शिप ऑफ अग्नि. हम आर्यंस के बारे में जब देखते हैं तो वो वैदिक काल में अग्नि की पूजा को बहुत महत्व देते थे. हम आगे पढ़ेंगे कि और भी कौन से गॉड्स थे जिनकी पूजा बहुत प्रचलित थी, बट यहाँ पे मेन हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एक अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंस था, गॉड ऑफ फायर. वेयरएज जब हम IVC से इस बात को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हमने देखा है कि मदर गॉडेस का, मदर अर्थ की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट कॉल्ड इंद्रा. इंद्रा का भी बहुत महत्व था वैदिक एज में. आर्यंस इंद्र की भी काफी पूजा किया करते थे. आर्यन कल्चर जो था 1200 to 1000
यहाँ पे 1200 to 1000 इसलिए मेंशन किया है मैंने कि कोई भी सिविलाइजेशन अगर होती है या कोई भी सभ्यता का अगर चेंज भी हो रहा होता है तो वो इनिशियली बहुत ही प्रिमिटिव और ओरिजिन वाले स्टेट में होती है, वहाँ पे वो अपने डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होती है। आर्यंस के आगमन के बाद भी उनको कुछ समय लगा होगा सेटल होने में, अपने आप को इस जगह से फेमिलियर करने में। इसलिए 1200 to 1000 BC का जो पीरियड था वो आर्यंस की फ्लरिशिंग एज का टाइम था। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। और ये सेटल कहाँ पे हुए थे? वेस्टर्न गैंजेस प्लेन में, गंगा का जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वो ये वहाँ पे सेटल हुए थे, आर्यंस वहाँ पे सेटल हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज इट इज़ अ वेरी फर्टाइल रीजन। आप वैसे भी समझ सकते हैं किसी भी नदी का किनारा जो होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। और फर्टाइल होने का सिग्निफिकेंस होता है कि सरप्लस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, आपके पास हमेशा फूड सरप्लस रहेगा। और किसी भी सिविलाइजेशन के सेटल होने का और फ्लरिश होने का ये एक फाउंडेशन है कि उसके पास फूड सरप्लस होना ही चाहिए। Continuous and consistent food supply is must for any civilization to originate as well as flourish. Hence, Aryans entered India, they came to India and they settled in Western Ganges plains. Now here you can see these maps. ये maps दिखाते हैं दो टाइम पीरियड को। पहला है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का मैप जो हमें दिखाता है कि पूर्व वैदिक काल में किस तरह से फैलाव था, किस तरह से लोग यहाँ पे थे, आर्यंस थे यहाँ पे, और कौन कौन सा एरिया कवर किया गया था। नेक्स्ट मैप शोज लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक पीरियड को ये दिखाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि आर्यंस किस तरह से वेस्टर्न गैंजेस प्लेन्स की तरफ और मूव होते जा रहे थे। वाई? ड्यू टू फर्टिलिटी। उन्हें जितना उपजाऊ मैदान मिलता जा रहा था, जितना उपजाऊ क्षेत्र मिलता जा रहा था अपने फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो उतना ही पश्चिमी तरफ खिसकते जा रहे थे और उधर ही सेटल होते जा रहे थे। उन्होंने अपना सेटलमेंट और वेस्टर्न साइड में बना लिया था। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस। वही जो मैंने आपको मैप में दिखाया कि किस तरह से आर्यंस एक्सपैंड हो रहे थे। पहले वो नॉर्दर्न एरियाज में ही थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, वो वहीं पे आए थे, उन्होंने वहीं से एंटर किया था एंड दे सेटल डाउन देयर। बट धीरे धीरे जब उन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी ओर की तरफ की जो मिट्टी है, जो मैदान है, वो उनके कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, सो दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग टूवर्ड्स इट। यहाँ पे जब मैं बार बार वेस्टर्न एरिया की बात कर रही हूँ तो ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट का सिग्निफिकेंस नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। हम गंगा के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम इंडिया का एज अ होल कंट्री में हम वेस्टर्न पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली बात है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात अगर कर रहे हैं तो कैसे मैच हो रहा है मैप से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात नहीं है, ये गैंगेटिक प्लेन के वेस्टर्न पार्ट की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं आर्यंस एक्सपैंडेड फ्रॉम ईस्टर्न अफगानिस्तान टू वेस्टर्न यूपी। यूपी के और गैंगेटिक एरिया के वेस्टर्न पार्ट की हम बात यहाँ कर रहे हैं। और कौन कौन से एरियाज ये कवर कर रहे थे? ईस्टर्न अफगानिस्तान, कश्मीर का कुछ हिस्सा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो आप देखेंगे अफगानिस्तान के आसपास का जो एरिया है थोड़ा, दैट इज विच लिंक्स टू इंडिया एज वेल एंड पाकिस्तान, that is counted as northwestern frontier province. Some parts of Rajasthan and western UP. राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, नॉर्दर्न एरिया में स्पेशली। वैदिक सिविलाइजेशन फोकस्ड ऑन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ऐसा क्यों है कि वैदिक सिविलाइजेशन आपको नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ही मिलती है? सिंपल सा रीजन है, आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो वहां से आने के बाद सबसे पहले उनका कॉन्टैक्ट ऑफ जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था वो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ही था। इसीलिए उनका सेटलमेंट आपको सबसे ज्यादा इसी एरिया में देखने को मिलता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, अगेन एज आई टोल्ड यू कि बहुत ही फर्टाइल एरिया था, इसीलिए यहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्लस्टर्ड थे, यहीं पे वो सबसे ज्यादा सेटल्ड थे और यहीं पे वैदिक काल सबसे ज्यादा फैला हुआ था एंड इट फ्लरिश्ड इन द सेम वेरी रीजन। Now we will move to Vedic literature. अब हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लिए, लिटरेरी सोर्सेज देख लिए, हमने आर्यंस का आगमन कैसे हुआ था, उनका एक्सपेंशन कैसे हुआ, हमने ये देख लिया। अब हम कुछ ऐसे साहित्य की बात करेंगे जो इस काल में लिखे गए थे, जिनसे ये काल जाना जाता है। वेदास, जैसे कि हम इस नाम से, हम इस काल के नाम से ही देख सकते हैं, वैदिक एज, वैदिक काल।
ये किसको डिनोट करता है? वेदास को। हमें रफली सबको आइडिया है देयर आर 4 वेदास इन आवर कल्चर, राइट? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ वेद है। ये प्राइमरी टेक्स्ट हैं इस एज के, वैदिक काल के प्राइमरी टेक्स्ट हैं ये 4 वेदास। इनमें फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, हम हाइम्स देख सकते हैं, डिफरेंट यज्ञ का प्रोसीजर देख सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। Few other texts which were written in later period are also mentioned here. They were Brahmanas, Aryankas and Upanishads. Now, when we talk about early Vedic period, जब हम पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं तो वहाँ पे मेनली ये 4 वेदास कंपाइल हुए थे। इन 4 वेदों का रूपरेखा वहाँ पे तैयार किया गया था। पर जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जब हम उस काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की, तो हम देखते हैं कुछ और टेक्स्ट लिखे गए थे विद सम मॉडिफिकेशंस एज वेल। और उन्हीं टेक्स्ट में से कुछ मेंशन है यहाँ पे ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद्स। अब ये क्या है, किन टॉपिक से डील करते हैं, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लिटरल मीनिंग ऑफ वेदास इज नॉलेज। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान का ही सारा भंडार है इन चारों वेदों में। इन जो टेक्स्ट लिखे गए थे वैदिक एरा में, वैदिक काल में जो भी साहित्य लिखा गया था उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है वो है संहिता या मंत्रास। पहली कैटेगरी में जो भी टेक्स्ट आते हैं उन्हें संहिता या मंत्रास कहते हैं। दूसरे ग्रुप में जो टेक्स्ट आते हैं उन्हें हम ब्राह्मणास कहते हैं। नाउ लेट मी क्लैरिफाई इट फॉर यू एंड लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। अभी हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए कुछ टेक्स्ट हैं जिनमें से कुछ हैं ब्राह्मणास, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जितना भी लिटरेचर लिखा गया है वैदिक काल में उसमें उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, और एक ग्रुप को ही हम ब्राह्मणा के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना, ब्राह्मणा, इसके अंदर वो ब्राह्मणास आते हैं। ब्राह्मणास आर अ ब्रॉडर ग्रुप एज वेल एंड अ फ्यू स्पेसिफिक टेक्स्ट एज वेल। ये आपको ध्यान रखना है। मंत्र और संहिता में 4 वेद आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी, सो जस्ट बी पेशेंट। मंत्र या संहिता टेक्स्ट जो होते हैं उनमें 4 वेदास आते हैं। कौन से 4 वेद हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मणा टेक्स्ट में क्या क्या आता है? ब्राह्मणास आते हैं, जो भी हमने देखा, एज आई टोल्ड यू कि ये ग्रुप भी है और पर्टिकुलर टेक्स्ट भी है। और किन चीजों से डील करता है ब्राह्मणास? रिचुअलिस्टिक, जो भी रीति रिवाज मेंशन है वो ब्राह्मणा टेक्स्ट में ही मेंशन है। देन अर्यंकास, मिस्टिकल है ये। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अरण्य जो होता है ना, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है, और उसी के नाम पे इस टेक्स्ट का नाम है अर्यंकास। जंगल में जब लोग जाके मेडिटेशन करते थे और उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त होता था उसमें मेडिटेशन से, जो भी मिस्टिकल नॉलेज उन्हें मिलती थी, उन सब का मेंशन इन टेक्स्ट में किया गया है। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, और अरण्यकास जो है वो जंगल में जाके लिखे गए टेक्स्ट हैं। नाउ उपनिषद्स, वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। उपनिषद्स डील विद फिलॉसफी। हिंदू फिलॉसफी का पूरा पूरा कोर है उपनिषद्स में, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस पिक्चर यू कैन सी हमारे 4 वेद हैं और हमारे वेरियस टेक्स्ट हैं यहाँ पे, अरण्यकास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स। यहाँ पे जो आप साइड में टेक्स्ट देख सकते हैं ना, वेदांग, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, ये सब लेटर वैदिक एरा को बिलोंग करते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अर्ली वैदिक एरा में आपको 4 वेद देखने मिलेंगे एंड लेटर वैदिक एरा में आपको ये वेरियस टेक्स्ट देखने मिलेंगे। पुराण हमारे, उपवेदास, आपके ये षड दर्शंस, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और स्मृतिज जो हैं आपकी, मनुस्मृति एंड ऑल, ये सब आपको लेटर वैदिक एरा में देखने को मिलेगी। दिस इज अ माइंड मैप ऑफ वैदिक कॉम्पोजिशन। इसमें स्पेसिफिकली दिखाया गया है कि कौन सा टेक्स्ट किन टॉपिक से डील करता था, उस टेक्स्ट का कोर क्या था। संहितास, मंत्रास होते थे उसमें, कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड हाइम्स, एंड देयर आर 4 संहितास। संहितास मींस वेदास, ओके। नाउ अगेन देन ब्राह्मणास, इसमें कमेंट्रीज है, रिचुअल्स हैं, सेरेमनी है। अभी हमने देखा ब्राह्मणास डील विद रिचुअलिस्टिक मैटर, तो जो भी रीति रिवाज थे वो मेंशन है इसमें। कमेंट्रीज को हिंदी में टीका भी कहते हैं। तो जो भी संहिता टेक्स्ट थे, जो भी हमारे 4 वेद थे,
उनकी कमेंट्रीज लिखी गई थी। कमेंट्रीज एज इन जिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉलर वर्जन ऑफ देम, उनको हिंदी में टीका भी कहते हैं। और इसमें कमेंट्रीज के साथ साथ रिचुअलिस्टिक जो आपका मैटर है वो भी दिया हुआ था। अरेंकास, आई टोल्ड यू, फॉरेस्ट में जाके लिखे गए टेक्स्ट थे। जो भी लोग जाके फॉरेस्ट में मेडिटेशन करते थे उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता था वो अरेंकास में मेंशन्ड है। उपनिषद, दे डील विद हिंदू फिलॉसफी, एज सिंपल एज दैट। आप उपनिषद को ऐसे ही याद रखेंगे कि दे डील विद हिंदू फिलॉसफी, और 108 उपनिषद हैं हमारे हिंदू फिलॉसफी में। सो दिस वॉज ऑल फॉर पार्ट 1। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया है, आर्यंस के आगमन के बारे में बताया है, लिटरेचर के बारे में बताया है, पुरातात्विक और हमारे लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनके बारे में बताया है। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। प्लीज गो थ्रू देम वंस अगेन और जानते रहिए। आप जितना ज़्यादा इतिहास के बारे में जानते रहेंगे, आपकी जानने की तलब उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। सो प्लीज़ कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।